गुड मॉर्निंग। एक बार फिर प्यारे बच्चों आपका स्वागत है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना नया टॉपिक जो है सरफेस केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। पिछली यूनिट्स में अगर कुछ बचा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और मैं उस पर फिर से बाद में पॉसिबल हुआ तो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ फिर से हम डिस्कस मिलके करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा क्या, सरफेस केमिस्ट्री की। ऐसी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो ओनली सरफेस पे हो रही घटनाओं को स्टडी करती है, किसी भी सॉलिड की सरफेस। सरफेस किसकी होगी? मेनली सॉलिड की, बाकियों की सरफेस की इतनी बात नहीं होगी। कोई सॉलिड है, इसके ऊपर ऊपर क्या क्या खुरापात हो रही है, ये ऊपर ऊपर क्या क्या गड़बड़ हो रही है सरफेस के ऊपर या इधर की सरफेस के ऊपर। सरफेस पे जो केमिकल घटनाएं हो रही हैं उनकी स्टडी करने की जो केमिस्ट्री है, दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। The branch of chemistry which is related to surface phenomena of the solids or some liquids. Surface phenomena and chemical changes or chemical bonding or chemical attractive changes. Chemical attractive changes जो हो रहे हैं, chemical attractions बदल रहे हैं सरफेस के ऊपर, लेकिन ध्यान रहे ओनली सरफेस के ऊपर। वो सरफेस से अंदर बात नहीं जानी चाहिए, सरफेस के ऊपर तक की बात होनी चाहिए। तो सरफेस केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, chemical changes taking place on the surface of solids and liquid is known as surface chemistry. And in surface chemistry mainly we are concerned with one phenomena which is called adsorption. ये हमने बात कर दी, सरफेस केमिस्ट्री क्या है? एडजॉर्प्शन। ठीक है, ओहो सॉरी, मैं एक चीज़ तो भूल गया। आज वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया, आपको मैं मोटिवेशन तो देना भूल ही गया। रोज़ हम एक मोटिवेशन की बात करते हैं, कोई नई ट्रिक की बात करते हैं, है ना। कोई भी नई ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रिक थोड़ा सा टिप्स ले लेते हैं। हम बात करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है कि जब किसी भी एलिमेंट को, उसके एलिमेंट या कंपाउंड को उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। वो ऑर्डर इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। जनरली जो है वो मोस्टली कई सारी बुक्स में इंक्रीजिंग दिया है, कईयों में डिक्रीजिंग भी दिया है। तो जो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, जनरली अगर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होते हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ई नॉट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो वो, अगर आप दूसरी वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको चेंज कर लें, आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें। तो ई नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब ई नॉट की वैल्यू का फ़ायदा क्या है? कई सारे क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे आते हैं कि आपको ई नॉट की वैल्यू दी होती है और आपसे उससे रिलेटेड कई सारी बातें पूछ दी जाती हैं। वो बातें क्या होती हैं? पहली बात होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या? ऑक्सीडाइजिंग पावर। कौन है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर या दूसरी बात होती है रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो ई नॉट से कैसे रिलेटेड होती है ये समझना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ई नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हायर द वैल्यू ऑफ ई नॉट, हायर विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर। हायर द वैल्यू ऑफ ई नॉट, हायर विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर। उसके बाद रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग के उल्टा है, इसलिए ये ई नॉट से
उल्टे रिलेटेड होती है। मतलब ई नॉट ज़्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी, और ई नॉट कम है तो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी जो अच्छे से ऑक्सीडाइज होता होगा, और अच्छे से ऑक्सीडाइज कौन होता है? जिनका ई नॉट कम होता है, जिनका ई नॉट कम होता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गई, रिड्यूसिंग पावर हो गई। आपको मालूम है ऑक्सीडाइजिंग पावर ई नॉट के प्रोपोर्शनल होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर के बदले यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? एक और चीज लिखी जा सकती है, टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड। टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो टेंडेंसी बीइंग रिड्यूस्ड या टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड या रिडक्शन टेंडेंसी, जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है वो कहें तो रिड्यूस कौन पहले होगा ये पूछ देते हैं। जैसे ए और बी आपके दो एलिमेंट दे दिए जाएं, कैसे ए और ए बी भी कह सकते हैं, जिसमें इसके ई नॉट की वैल्यू कुछ दी जाए और दूसरे की ई नॉट की वैल्यू कुछ और दे दी जाए, और आपसे पूछा जाए कि कौन पहले रिड्यूस हो जाएगा। कौन पहले रिड्यूस होगा? जिसका ई नॉट बड़ा होगा। ठीक है, तो जो टेंडेंसी टू रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड, और ये क्या हो जाएगा? जहां रिड्यूसिंग है, रिड्यूस्ड, जहां रिड्यूसिंग पावर लिखा है वहां क्या हो जाएगा? टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड। टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज कैसे ज्यादा होती है? जब ई नॉट कम होता है, इनवर्स है। ठीक है, ई नॉट कम होगा तो टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? जिसका ई नॉट कम होगा। ई नॉट कम तो वो ऑक्सीडाइज होगा, ई नॉट ज़्यादा तो वो रिड्यूस होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछी जाती है, वो बात करता हूँ। एक चीज़ और पूछी जाती है, उसकी बात क्या है? देखिए, वो आपका है रिएक्टिविटी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है रिएक्टिविटी, क्योंकि इसका कोई एक कहानी नहीं है। रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी? कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम होगा? तो ये मेटल्स के लिए अलग है और नॉन मेटल्स के लिए अलग है। नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है, मेटल्स के लिए अलग है और नॉन मेटल्स के लिए अलग है। मेटल्स की रिएक्टिविटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ई नॉट के। ई नॉट ज़्यादा तो रिएक्टिविटी कम, और ई नॉट कम तो रिएक्टिविटी ज़्यादा। जैसे आप जानते हैं सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है और गोल्ड कम होता है। सोडियम का ई नॉट जो होता है वो कम होता है और गोल्ड का ई नॉट ज़्यादा होता है। तो ई नॉट अगर ज़्यादा होगा तो मेटल की रिएक्टिविटी कम होगी। रिएक्टिविटी मेटल की ई नॉट के इन्वर्स होती है, जबकि नॉन मेटल की रिएक्टिविटी ई नॉट के डायरेक्ट होती है। ठीक है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी ई नॉट के डायरेक्ट होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको एक कभी क्वेश्चन पूछ दिया, आप क्वेश्चन लिखिए, एन एलिमेंट हैविंग वैल्यू ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू 0, व्हाट विल बी इट्स रिएक्टिविटी। किसी एलिमेंट की ई नॉट वैल्यू 0 है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ये पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे बच्चों? 0 होगी रिएक्टिविटी? नहीं, 0 का मतलब रिएक्टिविटी 0 नहीं है। ठीक है, ई नॉट 0 भी हो सकता है, क्योंकि ई नॉट पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव तक जाता है, तो बीच की रिएक्टिविटी होगी। ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ना वो बहुत कम होगा, वो रिएक्टिव होगा। ठीक है, किसकी होती है 0? हाइड्रोजन की। क्या हाइड्रोजन नॉन रिएक्टिव होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि किसी वैल्यू आपको ये मालूम है, कहीं आपने ये देखा कि ई नॉट ज़्यादा कम के हिसाब से है तो ये तो 0 है तो ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। किसी एलिमेंट की ई नॉट की वैल्यू 0 होने पर भी वो रिएक्टिव रहेगा, ये याद रखेंगे। ये तो थी आज की आपकी टिप्स। अब हम बात करेंगे एडसॉर्प्शन की। एडसॉर्प्शन है क्या? जब कोई गैस या लिक्विड, जब कोई क्या गैस या लिक्विड, ठीक है, गैस या फिर लिक्विड, कोई गैस या लिक्विड किसी सॉलिड, ये आपका क्या होगा? सॉलिड होगा, सॉलिड। ठीक है, ये भी क्या होगा? सॉलिड। तो किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या केमिकल बॉन्ड के थ्रू, ये आपके गोल गोल क्या हैं? ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो है ये इसकी सरफेस के ऊपर बाइंड हो जाएं,
ये गैस है, गैस के मॉलिक्यूल सरफेस के, ओनली सरफेस के ऊपर बाइंड हो तो इस फिनोमिना को एडजॉर्प्शन कहते हैं। When any gas or liquid molecules get attracted on or get bonded on the surface of any solid, this phenomena is called adsorption। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई गैस या लिक्विड इस सॉलिड के अंदर चली गई, इस सॉलिड के अंदर तक चली गई, तो पूरा बल्क में, ये तो होता है कहाँ, सरफेस पे, और ये क्या है, बल्क में, ठीक है, बल्क में है। तो सरफेस पे होता है तो वो तो एडजॉर्प्शन है, लेकिन बल्क में होता है तो वो क्या है, एब्जॉर्प्शन है। क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एक काम और भी तो हो सकता है, एक काम ये भी हो सकता है कि कोई वही प्रोसेस सरफेस पे भी हो रही हो और बल्क में भी हो रही हो, सरफेस पे भी हो रही हो और बल्क में भी। मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए ये है, इन दोनों का कंबाइन कर दिया मैंने, इन दोनों को मिला दिया, यहाँ खाली सरफेस पे बाइंडिंग थी, यहाँ सरफेस पर भी है और सरफेस से अंदर बल्क में भी है। बल्क, एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना, जबकि एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमिना, यानी कि अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है वो गैस या लिक्विड, लेकिन सरफेस पे भी हो और बल्क में भी हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ॉर्प्शन। ज़ॉर्प्शन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ज़ॉर्प्शन, SORPTION, ज़ॉर्प्शन, ठीक है। या ये क्या है, एडजॉर्प्शन, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन, और इन दोनों को मिला दें तो क्या बने, ज़ॉर्प्शन। मीन्स व्हाट, एडजॉर्प्शन, AD, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, absorption is equals to absorption, means combination of adsorption and absorption is known as absorption, ठीक है। ये बात हुई आपकी इन दोनों की कि adsorption क्या है और absorption क्या है, ठीक है। तो ये दोनों एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन प्लस, अब एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन। आपने सुना होगा बहुत पहले कभी कि बुजुर्ग लोग पहले कोयले से दांत साफ किया करते थे, कोयले से दांत साफ करते थे, दांत मांजते थे कोयले से। आपको मालूम है क्यों मांजते थे? क्योंकि जो कोयला होता है वो चारकोल होता है। क्या होता है? चारकोल। एंड चारकोल इज द बेस्ट नोन एडजॉर्बेंट, बेस्ट नोन एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो एडजॉर्बेंट का काम क्या है? किसी भी और चीज़ को अपनी सरफेस के ऊपर चिपका लेना, ठीक है। सरफेस के ऊपर चिपक जाती चीज़ें। तो होता क्या है, पहला एग्जाम्पल, एडजॉर्प्शन, मैं AD लिखूंगा उसका मतलब एडजॉर्प्शन होगा, AB लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन AD और AB एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एग्जाम्पल पहला है कि जो चारकोल है, एक्टिवेटेड फाइनली डिवाइडेड, मतलब बहुत बारीक पिसा हुआ कोयला, ठीक है, ये हो, एक्टिवेटेड चारकोल हो, उसको अगर हम किसी, पहला एग्जांपल है, उसको किसी बहुत गंदे पानी में, जिसमें बहुत गंदा कलर हो, काले रंग का पानी हो, उसमें यानी कि डर्टी वाटर में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो ये वाटर जो होता है वो आफ्टर सम टाइम क्लीन हो जाता है, यानी कि इसमें जितना मैला होगा, कालापन होगा, वो सब कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? चारकोल। चारकोल जो होता है वो अपनी सरफेस पे उसके अंदर जितनी भी डाइज होती हैं, डाई, ठीक है, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइज, DYES, डाइज, मतलब किसी पानी में कोई डाई घुली हुई है, कोई कलर घुला हुआ है और उसमें डाई सोल्यूशन हो, और डाई सोल्यूशन में आप क्या करें? चारकोल ऐड कर दें, फाइनली डिवाइडेड चारकोल, ठीक है। तो चारकोल थोड़ी देर बाद या तो इस डाई के कलर को हल्का कर देगा या ख़त्म कर देगा,
दोनों बातें हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है डाई टू डाई, और डाई कितनी है और चारकोल कितना है इस पर डिपेंड करेगा। ये सोल्यूशन भी कुछ टाइम बाद क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं गंदे पानी को साफ करने के, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में होता क्या है कि जो गंदा पानी आता है कहीं का, अगर उसमें कुछ मैला वैला हो तो उसको पहले एक चारकोल टैंक में डाला जाता है, कोयला भरा रहता है उसमें पिसा हुआ, चारकोल टैंक में डाला जाता है, तो उसके जितनी डाइज वगैरह होती हैं वो एड्जॉर्ब हो जाती है, वाटर क्लियर हो जाता है, नहीं तो आपके घर में काला मैला पानी आएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल इन शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में शुगर आपने देखा है, गुड़ देखा है, गुड़ कलरफुल होता है ना। अब उससे चीनी बनती है, चीनी कलरफुल नहीं होती है, तो वो कलर जाता कहाँ है? जो कलर होता है गन्ने के रस से गुड़ बनता है, गुड़ से गुड़ आगे प्रोसेसिंग करके चीनी बनती है, तो वो कलर कहाँ चला जाता है? वो कलर एड्जॉर्ब करा दिया जाता है। वो सारे जो कलरिंग सब्सटेंस होते हैं गन्ने के रस में वो एड्जॉर्ब करा दिए जाते हैं किसमें? एक्टिवेटेड चारकोल में। एक्टिवेटेड ये सब एक्टिवेटेड चारकोल प्लस रॉ शुगर। रॉ शुगर मतलब जो कलरफुल शुगर होती है उसको काफ़ी देर उसको इसके साथ सेंट्रीफ्यूज जब करते हैं तो क्लियर हो जाती है। ये क्लियर मतलब सारा कलर जो होता है वो एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। जो अभी वैसे बताया, जैसे कोई पार्टिकल, जैसे कोयले का कोई पार्टिकल होगा तो उसकी सरफेस के ऊपर सारे कलरिंग डाइज जो होंगी वो चिपक जाएंगी। ठीक है, सारी कलरिंग डाइज जो होंगी वो क्या होंगी? चिपक जाएंगी। इसके बाद इसका एक और एग्जांपल है जो एड्जॉर्प्शन का, वो है गैस मास्क में। आप जानते होंगे बेटा गैस मास्क, फिल्मों में तो देखा ही होगा। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है आपका गैस मास्क। आपने सुना होगा कोल माइंस में या फिर कहीं जहरीली गैस फैली है, फिल्मों में देखा होगा, तो उसमें एक बड़ा सा मास्क लगा के अंदर जाते हैं तो उनको उस गैस का असर नहीं होता है। तो उसमें होता क्या है, उस गैस के अंदर जो गैस मास्क के अंदर जो अंदर एड्जॉर्बेंट लगे होते हैं, एड्जॉर्बेंट्स की लेयर होती है, और वो एड्जॉर्बेंट क्या करते हैं, एयर के अंदर जितनी पॉइजनस गैसेज होती हैं उनको एड्जॉर्ब कर लेती है और अंदर ब्रीदिंग में नहीं जाने देती है। गैस मास्क में क्या होते हैं? एड्जॉर्बेंट होते हैं। जनरली एक्टिवेटेड चारकोल ही होता है एड्जॉर्बेंट। ठीक है, एड्जॉर्बेंट होते हैं और वो सारा कुछ एड्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी जहरीली गैसेज वगैरह होती हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने में जो है हम एड्जॉर्प्शन का यूज़ करते हैं। वैक्यूम होता क्या है? देखिए बेटा, वैक्यूम ये होता है कि आपके पास कहीं कोई गैस है और उस गैस को आप एक सक्शन पंप से बाहर खींच दे सारी। यहाँ पे कोई गैस थी, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स थे और ये गैस यहाँ हमने सक्शन पंप लगाया, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है वो हवा अंदर खींचता है, तो वो अगर वैक्यूम क्लीनर को हम यहाँ पे लगा दें तो इसकी एयर को खींचता जाएगा, लेकिन यहाँ जो एयर है यानी गैस है इसको कब तक खींच पाएगा? सारी गैस खींच देगा क्या? ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ पार्टिकल्स यहाँ गैस के रह जाते हैं, यानी कि वेरी हाई वैक्यूम पैदा नहीं हो पाता वैक्यूम सक्शन से। ठीक है, तो बहुत हाई वैक्यूम पैदा नहीं होता, तो क्या करते हैं हम, जितनी गैस सक कर सकते हैं सक कर लेते हैं। ठीक है, जितनी भी गैस सक करनी थी कर ली। उसके बाद यहाँ जो है एक चारकोल होता है, उसको एक्टिवेटेड चारकोल को किसी तरीके से इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो इंसर्ट करने से क्या होगा, इसके अंदर जो गैस बची होगी ना वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये एरिया पूरा क्या हो जाएगा? वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम का मतलब बहुत हाई वैक्यूम, सारा का सारा गैस खाली हो गया। तो हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने में जो है एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना भी यूज होता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन की, कि एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कराने के लिए आपने कभी देखा होगा कि जो हाइड्रोजन से रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन यूज होता है, तो हाइड्रोजन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो उसमें एक्टिवेटेड जो प्लेटिनम या निकल का यूज करते हैं। प्लेटिनम और निकल का यूज क्या है? प्लेटिनम और निकल जो होते हैं इनकी सरफेस पे हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो जाती है, इनकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन क्या हो जाती है? एड्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आई,
हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, H2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका सॉलिड है, यानी कि सॉलिड क्या है, एड्सॉर्बेंट। देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, सॉरी, वो क्या है कि जो चीज़ एड्सॉर्ब हो रही होती है, जैसे गैस या लिक्विड एड्सॉर्ब होती है सरफेस पे, उनको कहते हैं एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट याद रखिए, एड्सॉर्बेट, ठीक है। और जो भी एड्सॉर्ब कर रहा होता है, जैसे यहाँ एड्सॉर्ब कौन कर रहा है, प्लेटिनम, तो इनको कहते हैं एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट, जो एड्सॉर्ब हो रही है वो एड्सॉर्बेट, और जो एड्सॉर्ब कर रहा है वो एड्सॉर्बेंट। द सब्सटेंस विच इज सॉलिड इज बीइंग यूज्ड फॉर एड्सॉर्प्शन, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ऑन विच एड्सॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। एंड वट एवर गैस और लिक्विड इज बीइंग एड्सॉर्ब्ड, जो एड्सॉर्ब हो रहा है वो क्या है, एड्सॉर्बेट है। अब जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा, तो अब देखिए यहाँ, ये देखिए ये बीच का प्लेटिनम पे ध्यान देना पड़े ध्यान से, इसने इधर उधर इधर उधर कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4, लेकिन इसने कितने बना रखे हैं, 1 2, इसने 1 2 3 4, इसने 1 2, तो ये जो 2 बच गए, ये क्या है, इनकी रेजिडुअल वैलेंसीज हैं, यानी कि जो वैलेंसीज अभी सेटिस्फाई नहीं हुई हैं। इसके 4 हैं, यानी बीच में जितने होंगे वो चारों तरफ से बॉन्डेड होंगे वैलेंसी से, लेकिन ये जो सरफेस के ऊपर है, ऊपर, ये कहीं ना कहीं से इनमें अनबैलेंस्ड फोर्सेज होंगे, मतलब अंदर को तो है, बाहर को फोर्स नहीं है, वो चाहता है बाहर से कुछ आ जाए और उनके बीच में फोर्स डेवलप हो जाए, तो ये जो है, ये फोर्स नहीं होने की वजह से इनकी सरफेस पे ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ, ये क्या हैं, रेजिडुअल वैलेंसीज हैं। रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब होता है बची हुई, रेजिडुअल वैलेंसीज हैं, और ये रेजिडुअल वैलेंसीज ही कारण होती हैं एड्सॉर्प्शन का, इन्हीं की वजह से एड्सॉर्प्शन होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा रेजिडुअल वैलेंसीज किसी के में होंगी, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा एड्सॉर्बेंट होगा। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल है, यानी कि उसके सरफेस पे रेजिडुअल वैलेंसीज होंगी, बची हुई वैलेंसीज होंगी, जो कुछ भी आने पे उससे जोड़ लेंगी, कुछ भी उसकी सरफेस के ऊपर आएगा वो उसके ऊपर जुड़ जाएगा, क्योंकि उन वैलेंसीज को सेटिस्फाई होना है, ठीक है। तो वैलेंसीज को सेटिस्फाई होना है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जैसे ही इसके सरफेस पे आएगा, तो ये इन रेजिडुअल वैलेंसीज के जरिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये की प्रोसेस क्या हो गई, एड्सॉर्प्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे भी हो जाएगा, ये H2 यहाँ भी आया, एड्सॉर्प्शन अगर इधर आएंगे इधर भी हो जाएगा, जिधर भी आएंगे वो उसकी सरफेस पूरी तरह से चारों तरफ से ऑक्यूपाई हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैकेनिज्म में और बात है, अभी कल बात करेंगे, और बात है अभी मैकेनिज्म के अंदर। थैंक यू।